हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, एन इकोनॉमिक्स एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं कोरिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डन हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आने बाकी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमारे हो गए हैं। दो चीज़ें बची हैं, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जिनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे एंड कल आपको देखने को मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड इसके बाद हमारा कोरिलेशन वाला चैप्टर हो जाएगा ओवर एंड वी विल मूव टू इंडेक्स नंबर्स। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। बस आपको अब जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा, बिकॉज सीबीएसई ने इससे क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको देखने को मिलती है, कोरिलेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है ना, कि अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, नेगेटिव है तो क्या इंपैक्ट्स हैं। ये जो थ्योरी हम पढ़ते हैं ना, इसी को घुमा फिरा के आपको असर्शन एंड रीजन की तरह दिया जाता है। तो क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, प्रैक्टिकल बनता नहीं है डर के मारे, और जब थ्योरी पढ़ के भी जाते हो तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है कि दोनों में फिर जीरो हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, लेकिन थ्योरी को भी ऐसा बनाना है कि अगर हमारे पास किसी भी फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आता है हम उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज की क्लास से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स गिवन है, 4 ऑल्टरनेटिव्स मुझे गिवन है, एंड आई विल हैव टू फिगर आउट कि कौन सा सही है। जब मेरे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें असर्शन रीजन वाला कोई चीज़ नहीं है, दोनों का कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे सिंपल आप एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअल टर्म्स पे देखते हो, या तो ये सही है या तो ये गलत है। क्लियर? पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास, स्टेटमेंट नंबर 1 है, नेगेटिव कोरिलेशन रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। Statement number 2, in case of multiple correlation, there are more than one independent variables. क्या होगा इसका आंसर? क्या दोनों सही हैं? दोनों गलत है। एक सही है, दूसरा गलत है। तो सबसे पहले तो हमारे पास, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ इंडिकेट करी थी, बता दिया था ऑलरेडी, कि जो रेंज है ना, रेंज ऑफ कोरिलेशन, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक होती है। मैंने आपको पूरा याद करने का तरीका भी बताया था। रेंज हमेशा स्टूडेंट्स हमारे पास -1 से लेके +1 तक रेंज है, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी वाला कोई स्कोप ही नहीं आता, तो पहला वाला मेरे पास गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, अगर मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकता है। सो दैट इज़ वाई आपको समझना है कि हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है, एंड जो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 है वो गलत हो जाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। यू शुड नो द रीजन व्हाई इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि क्या होता है हम रट के चले जाएं ये सही है ये गलत है, उससे हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव नहीं होने वाली है। हमें रटना नहीं है, हमें देखना है कि अगर ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही नहीं। बिकॉज क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि डिट्टो सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ के रखा है यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। क्लियर? Question number 2, statement number 1, coefficient of correlation is independent of unit of measurement. Correlation is independent of both changes in scale as well as in origin. देखो, changes in scale and origin का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई भी सीरीज या वेरिएबल गिवन है, अगर मैं उसको प्लस या मल्टीप्लाई करती हूँ या मैं डिवाइड करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजर। आपको पता है कि कोरिलेशन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है मेजरमेंट का, तो इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1 है बिल्कुल सही है। एंड जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, कोरिलेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल से, बिकॉज उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ रिलेशन देख रहा है कि दोनों के बीच में क्या एसोसिएशन है, उसके अलावा ना कोई इसका यूनिट है, ना कोई चेंज इन ओरिजिन या स्केल से इनको कोई लेना देना है। तो ऑफकोर्स ये दोनों ही चीज़ें मेरे लिए करेक्ट हो जाएंगी। ये कहाँ से क्वेश्चन आया मेरे पास, ये आया है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन से। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आप पढ़ भी रहे हो थ्योरी, क्या आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये आपको जरूर देखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? ओके। क्वेश्चन नंबर 3, कोरिलेशन एनालिसिस फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। ये मेरे पास एक असर्शन गिवन है,
और मैंने आपको हमेशा बोला जो असर्शन गिवन है और जो रीजन गिवन है, रीजन किसका आंसर करना चाहिए, या तो वाई इसका या हाउ, है ना। तो एक रीजन का मतलब होता है कि अगर कोई सिचुएशन गिवन है तो ऐसा क्यों है। अगर मैं बोली मुझे बुखार आ गया यार, तो क्यों है, बिकॉज मैं बारिश में भीग गई थी, तो वो उसका रीजन हो जाएगा। तो दोनों में रिलेशन है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, असर्शन यानी सिचुएशन जो मुझे गिवन है, कोरिलेशन एनालिसिस फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। क्या अगर मैं कोरिलेशन को पढ़ती हूँ तो इकोनॉमी के जो वेरियस वेरिएबल्स हैं, क्या उनके बिहेवियर को मैं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, हाँ या ना। उसका रीजन क्या है, कोरिलेशन फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो बिजनेस वर्ल्ड अगर बूस्ट होगा तो क्या मेरा इकोनॉमिक बिहेवियर मुझे समझ आएगा, क्वेश्चन ये है मेरे पास। देखो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, दोनों स्टेटमेंट्स मेरे एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एनालिसिस फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। तो अंडरस्टैंडिंग अलग चीज है, डिसीजन मेकिंग अलग चीज है। तो दोनों का मतलब सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रीजन है ना, करेक्ट तरीके से असर्शन को डिफाइन नहीं करा। बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है कि इकोनॉमिक बिहेवियर को समझने के लिए हेल्प करता है, लेकिन क्यों हेल्प करता है, मैं यहाँ ये चीज़ बतानी थी कि कोरिलेशन वेरिएबल्स को कंपेयर करता है, उनके बीच के एसोसिएशन को पता लगाने की कोशिश करता है, जो हमें डिसीजन मेकिंग में एम्पावर करता है, एंड इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर को। अगर कुछ ऐसा लिखा होता तो सही होता, यहाँ पे ये चीज़ इनकम्प्लीट लिखी है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली रीजन को असर्शन से करेक्ट नहीं मान सकती। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। समझे इस चीज को, आगे बढ़ जाए हम सब अब। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। असर्शन क्या गिवन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूनिटी व्हेन वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। डिग्री ऑफ कोरिलेशन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द वेरिएबल्स। असर्शन गिवन है, रीजन गिवन है, ऑल्टरनेटिव्स आप सभी को 4 गिवन है। सोचिए कि क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं हमने स्कैटर डायग्राम में भी डिस्कस किया था। सो यू हैव टू फिगर आउट कि क्या सही है और क्या गलत है। सोचो क्या सही है क्या गलत है। क्या बोला जा रहा है, कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है इज यूनिटी। क्या कोरिलेशन 1 कब होता है, जब वो परफेक्ट होता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 1 को हम इंडिकेट मान रहे हैं, या यूनिटी को हम इंडिकेट क्या करते हैं कि वो एक परफेक्ट कोरिलेशन है। ठीक है, और वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, पहले वाले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स हमने इस चीज़ को देखा है कि इंडिपेंडेंसी हमने यूनिट ऑफ मेजर की बोली है, चेंजेस इन ओरिजिन एंड स्केल की बोली है, लेकिन वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं रहते, वेरिएबल्स इंटरडिपेंडेंट रहते, तभी तो दोनों के बीच में कोरिलेशन हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट लिखा है, तो असर्शन मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन जब मैं रीजन की बात करती हूँ, डिग्री ऑफ कोरिलेशन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स, तो बिल्कुल हमने स्कैटर डायग्राम में डायरेक्शन ही तो देखें कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, जीरो कोरिलेशन क्या होता है, हमने देखी ना चीज़ें, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। तो उधर हमने बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्शंस के बारे में बात करी है, तो सही है। इंडिपेंडेंसनेस हमारे किस में है, चेंज ऑफ ओरिजिन में, चेंज ऑफ स्केल में है, यूनिट में है, लेकिन वेरिएबल्स तो इंटरडिपेंडेंट है ना, तभी तो दोनों के बीच में आप एसोसिएशन निकाल रहे हो। इसलिए मेरा जो असर्शन है वो गलत हो जाएगा और रीजन मेरा सही हो जाएगा। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट। क्लियर। अब जैसे कि आपको पता है डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बात कर रही हूँ कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, हम बोलते हैं ना पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें हमारी सेम डायरेक्शन में ऊपर जा रही हैं। अब सेम डायरेक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, लेकिन सेम डायरेक्शन में है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो हमने लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या इंडिकेट करता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, ये हमने पढ़ा है। व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन प्राइस द सप्लाई विल आल्सो राइज अकॉर्डिंगली। व्हाई, बिकॉज दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ इसी के अपोजिट की, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो मेरा डिमांड कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, अपोजिट रिलेशन, हम इसको इन्वर्स भी बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं, नेगेटिव स्लोपिंग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं वेरिएबल्स को कंपेयर कर रही हूँ तो डायरेक्शंस तो इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए रीजन सही है, असर्शन मेरा गलत है। क्या मुझे इतना समझ आया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास एग्जाम्पल्स रहें।
कई बार एग्जाम्पल से ही असर्शन रीजन पूछ लेते हैं, है ना, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। असर्शन जो मेरे पास गिवन है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज एन आइडियल मेजर ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन मेथड इज बेस्ड अपॉन अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हम सभी ने 3 मेथड्स पढ़े हैं कोरिलेशन को निकालने के लिए। पहला हमने पढ़ा है स्कैटर डायग्राम, सेकंड हमने पढ़ा था कार्ल पियर्सन का, एंड थर्ड हमने पढ़ा था स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। हमने देखा था कि स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन का एक बेनिफिट ये था कि वो किसी भी टाइप का चल जाता है। किसी भी टाइप का, अगर मेरे पास कोई सीरीज गिवन है, कोई सिचुएशन गिवन है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव डेटा हो, दोनों को ये हैंडल कर लेता था। कार्ल पियर्सन में ये चीज़ था कि सिर्फ वो क्वांटिटेटिव चीज़ों को हैंडल करता था। लेकिन कार्ल पियर्सन ने जिनने सॉल्व किया है उनको पता है कि हमने उसको मीन मेथड से भी किया है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है हमारे उसमें। याद है ना, हम लोग एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये मेरा फॉर्मूला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे मीन भी पता होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। प्लस हमें ये भी पता है कि इसको आइडियल मानते हैं कि ज़रूर जो हमारे पास स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड है वो क्वालिटेटिव पे चल जाता है, वो अच्छी चीज़ है उसकी, लेकिन उसमें एक प्रिसिशन नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। जो कार्ल पियर्सन में जो एक्यूरेसी प्रिसिशन हमें देखने को मिलता है वो और किसी कोरिलेशन मेथड में नहीं है, इसलिए हम इसको एक आइडियल मेजर ऑफ कोरिलेशन मानते हैं। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि कार्ल पियर्सन क्वालिटेटिव डेटा को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए उससे बेटर कोई है भी नहीं, तो ये आपको समझना है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए? तो आपको समझना है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको कई बार कार्ल पियर्सन और स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि कौन सा वाला कब आइडियल है, कौन सा वाला जनरल वे में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। जैसे कि यूनिवर्सली अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन को ही हम लोग उनके जो मेथड है उसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, इवन मोर देन द स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो इनकी वो मान्यता है, पीपल बिलीव इन दैट, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका जो मेजर है सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे कुछ असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। देखो, ये पूरा सेगमेंट का एक वो प्रैक्टिस कराने का मतलब ही है कि आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। ऑफकोर्स एक ही वीडियो में तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन स्टिल सीरीज ऑफ वीडियोस में आप देखोगे कि आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स में, जहाँ पे हर एक चीज़ या तो बहुत डिफिकल्ट लगती है और थ्योरी बहुत इजी लगती है। लेकिन दिक्कत है कि इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी इजी नहीं है। इजी इसलिए क्यों नहीं है? बिकॉज चीज़ें डायरेक्टली नहीं पूछी जा रही, घुमा के पूछ रहे हैं, और घुमा के पूछना है तो आपको सिचुएशन से बहुत वेल अवेयर होना चाहिए। सिचुएशन क्या है? हमारा सिलेबस, हमारा कॉन्टेंट। तो अगर आप कॉन्टेंट से वेल अवेयर हो तो फिर कोई भी चीज़ घुमा के आपसे पूछेगा, आप उसको हैंडल कर लोगे। लेकिन अगर इन दैट केस अगर आप बहुत सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हो, जो यूजुअली स्टूडेंट्स 11th में करते हैं, बिकॉज बोर्ड का प्रेशर नहीं रहता ना, तो हमें सोचते हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा, एक क्वेश्चन में ही कई बार 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जितना हो सके सिलेबस को पूरा पढ़ के हमें जाना है, आधी अधूरी चीज़ें पढ़ के नहीं जानी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो होपफुली आपको आज के सेशन से काफ़ी हेल्प मिली होगी। बाकी कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board. And apart from these board classes, we also provide you 3 special courses like Vedic Maths crash course and spoken English course भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको फॉलो करना है भाई, लाइक वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सअप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना है, कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। एंड साथ ही में हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी आपको हर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, ताकि हर एक चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से गिवन है, तो कोई डाउट होगा नहीं वैसे, लेकिन होगा भी तो एवरीवन इज़ देयर फॉर योर हेल्प। फाइन स्टूडेंट्स, तो अच्छे से रिवाइज करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं बन रहा तो थ्योरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, एंड मैं तो यही कहूँगी कि दोनों को स्ट्रॉन्ग करो,
है ना, क्योंकि हमें तो अच्छे से करना ही है। अभी अच्छा अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो 12th में काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि क्या होता है ना 11th हम पूरा ऐसे ही निकाल देते हैं कि आप बाद में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, और फिर 12th में हम काफ़ी अंडर प्रिपेयर्ड फील करते हैं, जो मैं नहीं चाहती। अगर आप 11th में आप पढ़ना सीख जाओगे ना कॉमर्स को, तो 12th में आप आराम से उस चीज़ को कर पाओगे। अदरवाइज स्टार्टिंग में आप डिफिकल्टी फेस कर सकते हो। सो डू नॉट गिव अप, अच्छे से पढ़िए, हैव फन बट स्टडी ऑल्सो। बाकी 12th में तो अच्छे से पढ़ना ही है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।